सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 11 का मॉडल सेट निकल चुका है। तो क्लास 11 के ज्योग्राफी के आप लोगों का मॉडल सेट नंबर 3, देखिए अब मॉडल सेट नंबर 3 क्लास 11 वर्ग 11 का विषय है भूगोल ज्योग्राफी। उसके मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। जो आप लोगों का मॉडल सेट नंबर 3 है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। देखिए इस सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इसमें कितना अंक मिलेगा। कुल अंक इसमें 35 नंबर रहेगा। समय आप लोगों को दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट या 1.5 घंटा के लिए, ठीक है। और इसका पैटर्न के बारे में आप समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या है। पैटर्न आप लोगों को कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेगा। और उसमें देखिए जैसे कि प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है आप लोगों को। जैसे प्रश्न संख्या 1 से 7 तक 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक का मान 1 अंक रहेगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु स्तरीय प्रश्न है, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में देना है। इसके लिए आप लोगों को 3 अंक मिलेगा। और जो 15 से 19 तक है उसके लिए आप लोगों को 3 प्रश्नों का उत्तर देना है अधिकतम 150 शब्दों में। उसके लिए 5 अंक मिलेगा। क्या है पैटर्न कि 1 से 7 तक आप लोगों का 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 8 से 14 तक 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, और 15 से 19 तक आप लोगों का 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। 5 5 10 3 13 प्रश्नों का सब मिलाकर उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को, एक एक प्रश्न को और उसका हल देख लेते हैं, उत्तर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए ये सब प्रश्न है मॉडल सेट नंबर 3 ज्योग्राफी के यानी भूगोल के आप लोगों के। देखिए कुल मिलाकर आप लोग के इसमें 19 प्रश्न है, ठीक है। इस 19 प्रश्न का सभी प्रश्नों का एक एक बारीकी से सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे और हल करेंगे और आसानी से समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, जो प्रश्न है आप लोगों को दिखाया ना वही प्रश्न हम यहाँ पर लिखे हैं और उत्तर का यहाँ पर आंसर लिखे, ठीक है। वही सब प्रश्न है। तो जैसे कि 1 नंबर प्रश्न है आप लोगों के कि महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है। तो महासागरीय जल की औसत लवणता कितना है, 35%, ठीक है। अब 2 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, यानी 71% इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और अब अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों के नाम लिखिए। तो पश्चिमी घाट के 2 दर्रा, एक थाल घाट है और एक भोर घाट है, और भी बहुत सारा दर्रा है, लेकिन इसमें 2 ही बोला था इसलिए 2 लिखिए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि अब्बा तंत्र किसे कहते हैं। तो अब्बा तंत्र किसी नदी तथा उसके सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है अब्बा तंत्र। अगला प्रश्न 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा नदी की उद्गम स्थान कहाँ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। तो मौसम और जलवायु में निम्नलिखित अंतर है। इधर मौसम लिखिए, इधर जलवायु लिखिए। उसके बाद इधर मौसम का लिखिए कि किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं। और जलवायु क्या है, मौसम के मतलब बोल सकते हैं कि बहुत सारे मतलब किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ये जलवायु हुआ। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जोलोर मिट्टी से आपके क्या तात्पर्य है, भारत में कहाँ पाई जाती है। तो जोलोर मिट्टी उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहकर लाया तथा कहीं किसी जगह पर जमा किया गया है, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मतलब जल द्वारा बहकर किसी जगह से आती है, इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इस कहाँ पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय से निकलने वाले नदियों के 3 विशेषताओं को लिखिए। तो 3 विशेषताओं को लिखने के लिए बोला गया है। तो पहला विशेषता ये कि हिमालय से निकलने वाली नदी की सालों भर निरंतर बहती है। हिमालय की नदियों की बेसिन बहुत बड़ा है। 3 नंबर विशेषता है कि हिमालय के जलग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, यानी 2500 किलोमीटर तो गंगा नदी की लंबाई है। तो उसी तरह हिमालय नदी की जलग्रहण क्षेत्र बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो इसका विस्तार बहुत बड़ा है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 1 नंबर मिजोरम, 2 नंबर त्रिपुरा, 3 नंबर पश्चिम बंगाल, 4 नंबर झारखंड, 5 नंबर छत्तीसगढ़, 6 नंबर मध्य प्रदेश, 7 नंबर राजस्थान और 8 नंबर गुजरात। देखिए अगर इसको आप लोग भूल जाएंगे ना तो आप लोग एक ट्रिक बता देते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है। तो आप लोग ये देख रहिए कि मित्र, जैसे हम जो लिख रहे हैं, मित्र पर गामछा झाड़, मित्र पर गामछा झाड़, ये ट्रिक याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर मित्र तो मी से हो जाएगा यहाँ पर मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, यहाँ पर में प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, गामछा गौ से हो जाएगा आप लोग का गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झाड़ से हो जाएगा झारखंड। तो इस तरीके से आप लोग 8 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं आसानी से। क्या है ट्रिक? मित्र पर गामछा झाड़, ठीक है। उसमें से जो पहले पर अवार्ड है उससे आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर की मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। मृदा संरक्षण यानी मृदा को हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं। तो एक तो बचाव कर सकते हैं कि हम वृक्ष लगाकर, दूसरा ये उपाय कर सकते हैं कि कम से कम पशुचारण कम हो, और भी बहुत सारे हैं। उसमें से 3 मतलब प्रमुख निम्नलिखित उपाय का हम उपाय ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना। ढलान कृषि मान लेते हैं इस तरह के, जैसे पानी बह रहे इस तरह बह रहा है और हम इस तरह अगर कृषि कर लेंगे तो बहाव की दिशा तो रुक जाएगी ना। तो इसलिए ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना। उसके बाद ये पानी के बहाव को रोकना। 3 नंबर है सघन वृक्षारोपण करना। और भी आप लोग बहुत सारे कारण लिख सकते हैं, पशुचारण कम करके, पेड़ पौधे लगाकर, लेकिन 3 ही बोला गया इसलिए 3 ही लिखे इसमें। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि महासागरीय नीतल के उच्चावच का वर्णन करें। तो महासागर प्रथम श्रेणी की उच्चावच है। यह पृथ्वी के गहरे क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है तथा इसमें पृथ्वी की विशाल जल राशि संचित है। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से इतने करीब है कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। तो ये हुआ महासागर नीतल के उच्चावच। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है 14 नंबर है कि लाल मृदा की विशेषताओं का वर्णन करें। तो लाल मृदा की विशेषता क्या है कि लाल मिट्टी लाल पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट से बनती है और यह मिट्टी के संपर्क में आने से हल्की पीली दिखाई देती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होती है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि हिमालय अब्बा तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र में कोई 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 5 अंतर लिखने बोला गया है। जैसे तो लिखिए हिमालय अब्बा तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र में निम्नलिखित अंतर है। इधर लिखिए हिमालय अब्बा तंत्र, इधर लिखिए प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र। तो सबसे पहले हिमालय अब्बा तंत्र के 1 नंबर विशेषता है कि हिमालय अब्बा तंत्र की उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रेणी से होती है और प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र की नदियाँ प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है। हिमालय अब्बा तंत्र के 2 नंबर की हिमालय नदियाँ पूर्ववर्ती अब्बा प्रणाली का अनुसरण करती है और जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती अब्बा तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। उसके बाद 3 नंबर देखेंगे विशेषता। 3 नंबर है कि हिमालय की नदियाँ 12मासी होती है, मतलब 12 मासों में बहती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी मौसमी होती है, यानी मौसम के अनुसार इसमें बहती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। उसके बाद हिमालय नदी के 4 नंबर विशेषता की ही है कि हिमालय नदियाँ अपने विकास क्रम में नमीन है और नमीन वलित पर्वतों के मध्य प्रभावित होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है और प्रायद्वीपीय पठार से होकर प्रभावित होती है। हिमालय अब्बा तंत्र का बेसिन विस्तृत है। हिमालय नदी का अब्बा तंत्र विस्तृत है यानी बड़ा है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अब्बा तंत्र वैसे संकीर्ण है, संकीर्ण यानी कम मात्रा में है इसका प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जलवायु के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए मुख्य विशेषता क्या है कि वर्ष में मौसम परिवर्तन के साथ साथ वायु की दिशा में परिवर्तन में भारतीय जलवायु की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। मौसम के अनुसार भारत की जलवायु में परिवर्तन होती है। जैसे कि 1 नंबर यहाँ पर है विशेषता कि शीत ऋतु में ये हवाएं एमल से जल की ओर उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है। उसके बाद 2 नंबर विशेषता ये है कि ये हवाएं शुष्क होती है जिसमें शीत ऋतु वर्षा भी रहती है। 3 नंबर विशेषता है कि इन दिनों हवाएं जल की स्थल की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहने लगती है। और 4 नंबर विशेषता है कि सागर से आने के कारण इसमें पर्याप्त आर्द्रता विद्यमान होती है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु के उत्तरार्ध में वर्षा काल होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर है।
17 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किसे कहते हैं, इसका निर्माण एवं विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए इसमें 3 प्रश्न दिया गया है। एक बोला गया कि काली मिट्टी किसे कहते हैं, एक दिया है काली मिट्टी का निर्माण कैसे होती है, और एक दिया गया है काली मिट्टी की विशेषता। तो सभी के बारीकी से एक एक कर लेंगे। तो भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है। इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन प्राय इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है। यह हो गया काली मिट्टी। अब काली मिट्टी का निर्माण। तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल चट्टान के निर्माण से हुई है। बेसाल के टूटने से कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब काली मिट्टी की विशेषता देख लेते हैं। तो काली मिट्टी की विशेषता है कि काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। मतलब जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। बहुत लंबे समय तक, मतलब जल जब ज़्यादा धारण करते हैं तो बहुत समय तक ये नमी अवस्था में रहते हैं, मतलब भीगा हुआ रहता है। तो काली मिट्टी बहुत जल्द चिपचिपी हो जाती है, तो सूखने पर इस पर दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही भीगा रहता है। तो इस जुताई करने में आसानी होती है, इसलिए इसको स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। 1 नंबर तापमान, 2 नंबर बाष्पीकरण की दर, फिर जगह वर्षा की मात्रा, फिर जगह नदियों का गिरना, बर्फ़ का पिघलना, समुद्र जलधाराएं, पवन, तटीय आकृति, और ये सब हो जाएगा महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करते थे? अतः महासागरों की सतह की जल की लवणता मुख्यतः बाष्पीकरण में वर्षा पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्र में सतह को जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए ये ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्र से बर्फ़ के जमाने एवं पिघलने की क्रिया में सबसे अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, और आप लोगों का एक प्रश्न है 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, वो मतलब मानचित्रों में दर्शाने के लिए दर्शाया गया है, लेकिन मानचित्र इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए उस वीडियो को अभी नहीं बनाया है। लेकिन मानचित्र वाला वीडियो का भी हाल मतलब कुछ ही दिनों में आप लोगों का अपलोड कर देंगे, क्योंकि परीक्षा में मानचित्रों से आप लोगों का मतलब प्रश्न आ ही सकता है, मतलब आएगा ही, एकदम गारंटी है 100%। तो चिंता की बात नहीं है, मानचित्र वाला भी बहुत जल्द सॉल्व कराया जाएगा। मानचित्र देखने का तरीका। ठीक है, तो इस मतलब सभी वीडियो का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।